हेलो स्टूडेंट, लर्न 24 अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये स्पेशल सीरीज़ ऑन एसएससी है, उसका पार्ट है। आज सेकंड पार्ट है, तो इस सेकंड पार्ट को हम देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं करंट अफेयर्स। आज के जो न्यूज़पेपर था उसमें कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो हमारे एग्जाम्स में या करंट अफेयर्स के तौर पर काम आ सकती है। तो इससे देखिए, जो न्यूज़ है वो थोड़ी पुरानी ही है, 4 अप्रैल की। फिनलैंड ने जो है नेटो को ज्वाइन कर लिया। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन आपको पता ही है, यूएसए की ऑर्गेनाइजेशन है। बेसिकली यूएसए डोमिनेंट है। यूएसए और वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ की ऑर्गेनाइजेशन थी। ये एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है और इसका पर्पज़ ये है कि अगर किसी देश पर हमला होता है तो उसको सभी देशों पर जो इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं उस पर वो हमला माना जाएगा। तो फिनलैंड अब 31st मेंबर हो गया है। तो फिनलैंड को मिला के अब नेटो में 31 मेंबर हो गए और एक तरीके से जो सिक्योरिटी पैक्ट है नेटो का उसके अंडर में आ गए। इस पर क्या है, रशिया ने एक कड़ी प्रतिक्रिया दी है। रशिया, रूस, आप जो भी कहना चाहें वो कह सकते हैं। वो क्या है, काउंटर मेजर्स होंगे तो हो सकता है जो यूक्रेन में कॉन्फ्लिक्ट है वो बढ़े। जो रशिया था वो यूक्रेन की मेंबरशिप के खिलाफ था नाटो के, और नेटो यानी यूएसए एक तरीके से चाह रहा था। बहुत हद तक यूएसए की जो पॉलिसी होती है वही डोमिनेंट होती है इसमें। तो यूएसए चाहता है कि यूक्रेन उसका मेंबर बन जाए, यूक्रेन भी चाह रहा था नेटो का मेंबर बन जाए। इसके खिलाफ था रशिया। जब रशिया को ये भनक लगी कि यूक्रेन अब नेटो का कभी मेंबर बन सकता है, तो उस कारण से वो हमला वॉर की स्थिति आ गई। जो अभी हम कॉन्फ्लिक्ट देख रहे हैं वो एक तरह से वॉर ही है, जो एक तरह से यूक्रेन को सपोर्टेड बाय वेस्टर्न कंट्रीज़ के थ्रू चल रहा है। तो उसी में है। और फिनलैंड के जो प्रेसिडेंट उनका नाम है सोली निनिस्टो। ये आप नाम जरूर याद रख लीजिएगा। हालांकि कोई विजिट नहीं है इंडिया वगैरह में, बट अब चूँकि फिनलैंड 31 कंट्रीज़ के एक पैक्ट है या एक ग्रुप है उसका मेंबर है, तो ऑब्वियसली इनके प्रेसिडेंट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये नाम पूछा जा सकता है क्योंकि ये तो सबको हर कोई पढ़ेगा। फिनलैंड है, 31 मेंबर है, नेटो का मेंबर है, बट हो सकता है प्रेसिडेंट को मिस कर जाए, हो सकता है प्रेसिडेंट पर क्वेश्चन आ जाए। दूसरी खबर है वो टाइगर रिजर्व्स के बारे में। आपको मैंने कल बताया ही था कि 3167 टाइगर्स है। लेटेस्ट प्रोविजनल डाटा है। ये डाटा हालांकि चेंज होता है 3 महीने में, बिल्कुल फाइनल डाटा आ जाएगा कि हमारे यहाँ कितने टाइगर हैं। बट प्रोविजनल डाटा हो सकता है चेंज हो सकता है ना भी हो। तो अब जो भी एग्ज़ाम्स है उसमें ये काम आ सकता है 3 महीने के दौरान। और खासतौर से एसएससी का एग्ज़ाम 3 महीने का है, तो उसमें जो प्री है उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो टाइगर पॉपुलेशन में इंक्रीज़ हुई है, आप देख सकते हैं कल का वीडियो, उसके अंदर ये पूरी डिटेल दी हुई है। यहाँ बहुत लंबा हो जाएगा। हाँ, इंडिया में जो टाइगर रिजर्व है टोटल 53 हैं। जो शुरुआत में 1973 के दौरान सिर्फ 9 टाइगर रिजर्व्स थे, अब वो 53 हो गए। 1973 इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से जो था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की शुरुआत होती है, जिसमें टाइगर्स और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन की बात की गई थी। तो आइए आज का जो मेन टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन वो देख लेते हैं। हिस्ट्री का टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। और जनरली एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आते हैं या तो बहुत एंशिएंट पे आते हैं या बहुत मॉडर्न पे आते हैं, और थोड़ा मीडिवल जो हिस्ट्री है उसको लेकर वैसे ही काफ़ी हद तक कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं इस वक्त, तो उस पर क्वेश्चन कम आने की संभावना है। लेकिन हमें पढ़ना सब कुछ है और हम आपको सब कुछ पढ़ाएंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए। इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसको एक इंडस वैली सिविलाइजेशन, कोई भी सिविलाइजेशन की जो शुरुआत होती है बेसिकली वो कल्चर के हिसाब से होती है कि इसमें एक पर्टिकुलर कल्चर था, इसलिए उसको सभ्यता माना जाता है। क्योंकि इस कल्चर को, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, जिसको सिंधु घाटी सभ्यता भी बोलते हैं, हिंदू में सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं, या हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। इसकी अपनी एक सभ्यता थी, यानी अपना एक कल्चर था जिसमें अपने तरह के ऑब्जेक्ट्स थे, अपने तरह के रिचुअल्स थे, उनका इस्तेमाल होता है, इसलिए इसको अलग से एक सभ्यता बोला जाता है। ये आज की सभ्यता से काफ़ी भिन्न थी। जो कल्चर है, आर्कोलॉजिस्ट है वो जो कल्चर टर्म है उसके लिए यूज़ करता है फॉर ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टिव स्टाइल डेट आर यूजली फाउंड टुगेदर विद इन ए स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया एंड पीरियड ऑफ टाइम। यानी कोई भी पुरातत्वविद है जो संस्कृत के शब्द का इस्तेमाल कब करते हैं, जब भी उपयोग की जाने वाली वस्तुएं का एक समूह बने और उन वस्तुओं की जो शैली है वो एक विशिष्ट होनी चाहिए और आमतौर पे एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र और समय की अवधि के एक साथ पाए जाने चाहिए। इसको हम आगे समझेंगे ऐसा क्यों है। देखिए, जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो कहाँ कहाँ मिलती है इंडिया में, मेनली वो इंडिया में, पाकिस्तान, यहाँ भी लिखा हुआ है, और अफ़गानिस्तान, इसके अंदर ये मिलती है। पाकिस्तान के खासतौर से बलूचिस्तान प्रांत है। मैंने ये जो फोटो है आप साइड में देख सकते हैं, ये गुलाबी कलर का जो एरिया है ये बलूचिस्तान है, ये लिखा हुआ भी है। तो ये बलूचिस्तान एरिया है। पाकिस्तान में कई बार आवाज़ें उठी है इसे के लिए कि बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग किया जाए, एक नया देश बने। क्या ये हर देश में चलता रहता है, थोड़ा बहुत इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट रहता है, पॉलिटिकल रीजंस रहते हैं। तो उसमें हमें बस ये देखना है कि अफगानिस्तान में भी सिंधु घाटी सभ्यता के
या इंडस वैली सिविलाइजेशन के अवशेष मिलते हैं, तो ये क्वेश्चन पूछा हो सकता है। आप कन्फ्यूज हो पाकिस्तान और इंडिया में, और क्वेश्चन आता है कि अफगानिस्तान में है या नहीं है। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो सिंधु घाटी सभ्यता को एक हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं, उसका कारण ये है कि सबसे पहले जो इस सिविलाइजेशन का जो सबसे पहली खोज हुई थी वो हड़प्पा में ही हुई थी। हड़प्पा में इंडस वैली सिविलाइजेशन के अवशेष मिले थे, तो यहाँ सबसे पहली साइट बनी, इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन को दो भागों में बांटा जा सकता है, अर्ली हड़प्पा और लेट हड़प्पा, यानी प्रारंभिक हड़प्पा या उत्तर हड़प्पा। लेट हड़प्पा को बोलते हैं उत्तर हड़प्पा, अर्ली हड़प्पा को बोलते हैं प्रारंभिक हड़प्पा। तो इन दो सिविलाइजेशन इस सिविलाइजेशन को दो भागों में बांटा जा सकता है, और इसका जो पीरियड है वो 1900 BC को माना जा सकता है, यानी 1900 बिफोर क्राइस्ट इरा। BC का मतलब बिफोर क्राइस्ट इरा, और 19वीं शताब्दी से पहले, यानी BC से आज से लगभग अगर हम देखें 4000 साल पहले, 1900 वो मान लीजिए 2000 साल इस अब के मान लीजिए क्राइस्ट इरा की या CE के मान लीजिए, तो एक तरह से 4000 साल पहले उससे पुरानी जो सभ्यता थी 2600 से लेकर 1900 के बीच में, उसको अर्ली हड़प्पा या प्रारंभिक हड़प्पा बोला जाता था। और 1900 BC के बाद जितनी भी सभ्यता आई है उसको लेट हड़प्पा या उत्तर हड़प्पा बोला जाता है। जो प्रारंभिक हड़प्पा है, यानी जो शुरुआती हड़प्पा है, जो मेच्योर हड़प्पा इसको कहा जाता है, इसको मेच्योर या परिपक्व हड़प्पा भी कहा जाता है। तो इसको आप याद कर लीजिएगा। आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपको उसका जवाब दे देंगे। अर्ली या प्रारंभिक और मेच्योर या परिपक्व हड़प्पा जो है वो उसके जो अवशेष हैं वो सिंध में मिलते हैं। सिंध प्रांत जो बेसिकली पाकिस्तान का हिस्सा है, बलूचिस्तान वाला जो हिस्सा है वही सिंध प्रांत है, चौलिस्तान उसी एरिया को बोलते हैं, तो वहाँ मिलते हैं। और ये थार डेजर्ट जो इंडिया में जो थार डेजर्ट है राजस्थान में स्पेसिफिकली सिचुएटेड है, तो उससे जुड़ा हुआ है, इसलिए आपको राजस्थान में भी सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिलेंगे। कालीबंगा जो है राजस्थान के अंदर है, इसको बोलते हैं ब्लैक माउंट, तो यहाँ मिलती है। तो ये राजस्थान के अंदर स्थित है, यानी थार डेजर्ट में है, तो इस थार डेजर्ट को भी आप कह सकते हैं कि सभ्यता से जुड़ा हुआ है। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि थार डेजर्ट में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिलते हैं, बिल्कुल हाँ मिलते हैं। जो आर्कोलॉजिस्ट थे, पुरातत्वविद थे, जब उन्होंने खोजा हड़प्पा को तो उन्होंने पाया कि जो अर्ली हड़प्पा यानी पुरानी जो प्रारंभिक हड़प्पा है और बाद की जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है उसमें क्या है, एक ब्रेक है, विराम है, यानी दोनों में थोड़ा बदलाव है। जो ऑब्जेक्ट्स अर्ली हड़प्पा यानी प्रारंभिक हड़प्पा में इस्तेमाल होते थे, जिस तरह का कल्चर वहाँ था, वह उस तरह का कल्चर बाद में नहीं मिलता है। बेसिकली कल्चर का पता कैसे चला, ऑब्जेक्ट्स जो यूज़ होते हैं उनसे, ऑब्जेक्ट्स डिज़ाइंस जो होते हैं उससे ये पता चलता है कि बाद की जो हड़प्पा है उसमें उतनी प्लानिंग नहीं है, उस तरह के ऑब्जेक्ट्स नहीं मिलते, या उतनी वैरायटी नहीं है जितनी अर्ली हड़प्पा के सभ्यता के अवशेषों मिलती है। इसका कैसे पता चलता है, इसको हम देखेंगे। बेसिकली क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक एरिया है, कोई भी एरिया है इतना बड़ा, अब इसमें डिफरेंट लेयर्स होती थी। ज़मीन में क्या डिफरेंट लेयर होंगी, वो ऐसी भी बनी होगी, ऐसी भी बनी होगी। तो जो ऊपरी लेयर में मिलती है चीज़ें वो जल्दी की होती है, यानी उनका पीरियड अभी हाल फिलहाल का कालखंड है। जो नीचे वाली लेयर्स में मिलेगी वो चीज़ें पुरानी होंगी। इसी से ये पता चलता है अर्ली हड़प्पा और बाद के हड़प्पा में सभ्यता में काफ़ी अंतर है, उनके कल्चर में काफ़ी अंतर है। और दूसरा, जैसे लार्ज स्केल बर्निंग मिली है कुछ जगहों पर जो है जो सेटलमेंट्स हैं यानी बस्तियाँ थी उनको छोड़ दिया गया। अब देख लेते हैं हड़प्पा में जीवन यापन करने का तरीका क्या था। बेसिकली ये जीके के हिसाब से असल में देखा जाए तो हड़प्पा असल खुद इतना बड़ा टॉपिक है, पढ़ाते रहो तो एक आधा महीना तो उसमें निकल जाएगा, लेकिन हमें जीके के हिसाब से पढ़ना है, हमें उसमें मास्टरी नहीं करनी, हमें जीके का हमें किसी भी हाल में क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके निकल जाना है। हमें कोशिश करनी है कि हमारे मैक्सिमम स्कोर हो जाए, मतलब 80 to 90%, एटलीस्ट 90% हमारा स्कोर जाए जीके करना, जो कि आप हमारे साथ बन रहेंगे तो बिल्कुल ला सकेंगे। जीवन यापन के तरीके में मतलब क्या खाते थे, क्या पीते थे, कैसा रहन सहन था, किस तरह की खेती बाड़ी थी, इस तरीके को जीवन यापन का तरीका माना जाता है। तो देखिए हड़प्पन जो सभ्यता के जो लोग थे, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे, वो वेजिटेरियन भी थे, नॉन वेजिटेरियन खाना भी खाते थे और फिश वगैरह भी खाते थे। आपको पता ही होगा कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है उसके जैसे जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है उसके कई जो शहर हैं या कई स्थल हैं वो समुद्र के नज़दीक बने हुए हैं। इसका मतलब वहाँ पर जो ट्रैवलिंग थी वो समुद्र के आसपास जो भी चीज़ें उसको भी खाते थे। दूसरा, हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो कॉन्टैक्ट था वो इधर सऊदी अरेबिया पेनिनसुला यानी ओमान तक था, मेसोपोटामिया यानी पर्शिया के तक था, और उस वक्त उस ज़माने में रोड ट्रांसपोर्ट इतना डेवलप नहीं था, तो समुद्र के थ्रू ही जो था कॉन्टैक्ट होता था, यानी शिप वगैरह के थ्रू ही जो थे वो कॉन्टैक्ट होते। कुछ जो हड़प्पन साइट्स है उसमें जो अनाज मिले हैं वो जैसे गेहूँ, जौ, लेंटिल या मसूर की दाल, चिकपी यानी चने और सीसम यानी तिल मिलते हैं। तो ये सब आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो
राइस है यानी चावल है वो थोड़ा सा कम मिलता है, बाकी ये सब काफ़ी मात्रा में मिलता है। इसलिए पता चलता है कि यहाँ पर जो राइस की खेती थी वो नहीं होती थी। जो बाजरा है वो गुजरात में मिला है, जो राइस है वो बहुत ही कम मिला है, कहीं एक आध जगह मिला है। इसका मतलब इस वक्त तक जो राइस का जो प्रोडक्शन था वो नहीं होता था। राइस का वैसे भी प्रोडक्शन वहाँ होता है जहाँ बहुत ज़्यादा पानी होता है। ये सिंधु घाटी सभ्यता के आसपास थी, इंडस रिवर के आसपास की सभ्यता जरूर थी, लेकिन सिंचाई की उस वक्त हो सकता है इतने जो एडवांस मेथड उपलब्ध ना हो। ये जो सभ्यता थी हड़प्पन साइड की, ये बेसिकली सेमी एरिड एरिया में थी, यानी अर्धशुष्क एरिया में थी जहाँ पर कि पानी की थोड़ी सी कमी रहती है। तो वहाँ पर क्या होती थी, जो खेती बाड़ी भी होती थी वो बेसिकली इरिगेशन के थ्रू होती थी, यानी कैनाल का इरिगेशन नहरों के थ्रू होती थी या कुएं खोदकर होती थी। जो जानवरों की हड्डियाँ भी मिलती है हड़प्पन साइड से, जैसे गाय, भेड़, बकरी, भैंस, सूअर, इनकी हड्डियाँ भी मिली हैं। इसके अलावा जंगली सूअर, हिरण, घड़ियाल, इनकी हड्डियाँ भी यहाँ मिलती है। अब बात यह है कि देखिए ये तो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हो गए, शिप वगैरह, कैटल, बफेलो, जो पिग वगैरह, ये डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हो गए। और ख़ास बात ये है कि ये जो मवेशी थे उस वक्त डोमेस्टिकेटेड यानी घर में पालतू के तरह इस्तेमाल होते थे। आज भी यही मवेशी पालतू तरह इस्तेमाल होता है, जो यानी जो उस वक्त पालतू बने थे वही आज तक पालतू है। उसके अलावा कोई नया जानवर इतने 3-4 हज़ार साल हो चुके आज तक नहीं पालतू बना। दूसरा जैसे हिरण वगैरह, घड़ियाल वगैरह की जो हड्डियाँ मिलती है, इससे ये भी माना जा रहा है कि ये जो मीट खाते थे इनका मीट भी खाते थे। बट जो आर्कोलॉजिस्ट हैं वो ये भी नहीं पता कर पाए, या अभी तक हम ये डिसाइफर नहीं कर पाए कि ये जो हिरण वगैरह का शिकार था यानी जंगली सूअर का शिकार था, ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग थे वो खुद करते थे या किसी शिकारी समुदाय की या शिकारी जो समाज था उसकी मदद लेते थे। बेसिकली क्या है, हड़प्पन जो सिविलाइजेशन है उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है उसकी लिपि से, क्योंकि उसकी जो लिपि है वो इतनी डिफरेंट है कि उसको पढ़ना भी मुश्किल है। उसमें असल में बेसिकली सिंबल वगैरह बने हुए हैं। अब वो सिंबल किस में इस्तेमाल होते थे ये अभी तक ऐसे बिल्कुल एक्यूरेटली कोई जान नहीं पाया। तो जो कोशिश हुई है हड़प्पन सिविलाइजेशन को समझने की वो बेसिकली हो रही है कहीं एक तो किसी दूसरे देश में कुछ मिल जाए उनके बारे में, दूसरा जो उस वक्त के ऑब्जेक्ट्स थे उससे ही उसकी हिस्ट्री यानी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को निकालने की कोशिश हो रही है। इस वक्त जो खेती थी उसका प्रचलन काफ़ी था, जैसे क्योंकि अनाज मिलता है, जैसे गेहूँ वगैरह मिलते हैं, तिल भी मिलते हैं। इसमें बेसिकली ये कि एग्रीकल्चर देखिए होती थी ये सबको पता है, लेकिन किस तरह की एग्रीकल्चर होती है पता नहीं है। ये मतलब उस वक्त जैसे प्लफिंग होती है कि नहीं, जैसे जोता जाते थे खेतों को, जोता जाता था कि नहीं। जोता जाने का मतलब होता है खेतों को गड्ढा बनाना, उसमें फिर अनाज डाला जाता है। तो किस तरह की यहाँ पर खेती होती थी। बट कुछ एविडेंस ऐसे मिले कि देखिए उस ज़माने में क्या थे, मोहर कहीं इस्तेमाल होती है, सील जो होती है किसी भी साम्राज्य में, किसी भी राज्य में, किसी भी गांव में सील होती थी। उस सील में देखा गया कि बैलों के निशान मिलते हैं, जो बैलगाड़ी है उसके निशान मिलते हैं, और प्लफिंग के जो है वो ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं। तो इससे पता चलता है कि उस वक्त प्लफिंग होती थी। बट एग्जैक्टली किस तरह की एग्रीकल्चर प्रैक्टिस थी ये 100% कोई पता नहीं कर पाया, बस उससे एक अंदाज़ा लगाया जाता है। रिप्रेजेंटेशन ऑन सील्स एंड टेराकोटा स्कल्पचर, यानी सील जो मोहर थी या मिट्टी के जो बर्तन थे उस पर जिस तरह के स्कल्पचर मिले या मिट्टी के बर्तन मिले या जिस तरह की सील्स मोहर मिली है उसमें क्या है, बुल का मोटिव मिलता है। बुल का मोटिव मतलब जो बैल है उसकी आकृति मिलती है। और ख़ास बात ये कि यही बैल की आकृति मेसोपोटामिया की सभ्यता में जो सील इस्तेमाल हुई तत्कालीन मतलब इस समय की लगभग 1900 BCE या 1900 BCE यानी आज से 4000 साल पुरानी जो सील इस्तेमाल हुई उसमें भी ये बुल का मोटिव मिलता है। और ख़ास बात ये माना जाता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन से ये जो सील थी उस तरह से वहाँ गई थी। जो इस वक्त की सील्स मिलती है उसमें जितनी मोहरें मिली है उसमें जैसे बोट के निशान मिले हैं, है ना, बुल्स मिले हैं, मदर गॉडेस वगैरह, इस तरह के मोटिव हड़प्पन सिविलाइजेशन में मिलते हैं। मोहरों और टेराकोटा मूर्तिकला पर अभ्यावेदन इंगित करते हैं कि बैल ज्ञात था, यानी बैल के बारे में इस सभ्यता में जानकारी थी। पुरातत्वविदों ने इससे निष्कर्ष निकाला कि बैलों को जुताई के लिए इस्तेमाल किया जाता था। देखिए बैलों से जुताई एक बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस रही है, और आज से 10-12 साल पहले तक तो बहुत ही ज़्यादा थी। इनमें किसी भी गांव में 70 से 80% जो जुताई होती थी खेतों की वो बैलों के थ्रू होती थी। अब ये ख़त्म सी हो गई है, अब ट्रैक्टर वगैरह आ गए। आप बैलों के द्वारा खेतों को जोतने का अगर तरीका देखना चाहते हैं तो कोई पुरानी मूवी देख लीजिएगा, मदर इंडिया देख लीजिएगा, उसमें ही सीन है किस तरह से बैलों के माध्यम से खेती की जाती है। कालीबंगा में जो है जोते हुए खेतों के निशान मिले हैं। कालीबंगा राजस्थान में, जैसे मैंने आपको बताया, थार डेजर्ट के अंदर। और यहाँ पर जो है ये यहाँ पर 2 तरह के जुताई हुई है जो क्रॉस एंगल पे हुई है, इस तरीके से हुई है ना।
तो यहाँ पे इससे ये पता चला कि इस वाले एंगल में भी कुछ अनाज डाला गया था, तो इस एंगल में कुछ दूसरे अनाज डाले गए थे। तो ये राइट एंगल्स पे थी। तो इस तरह की यहाँ पर खेती के जो है समकोण वाले दो खांचे मिले। तो इससे पता चलता है कि यहाँ पर खेती होती थी और अलग एक टाइम में दो तरह के अनाज उगाने की प्रथा भी थी। तो इस वक्त इससे ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि हाँ, हो सकता है कि उस ज़माने में जो खेती थी वो काफ़ी अच्छी डेवलप्ड हो। जैसा मैंने आपको पहले बताया था, हड़प्पन से जो साइट्स हैं वो सब अर्धशुष्क एरिया में, यानी अर्धशुष्क भूमि जो होती है जहाँ पर बारिश वगैरह की संभावना कम होती है, वहाँ पर थी। तो यहाँ पर इरिगेशन का चलन रहा है और रहा ही होगा, क्योंकि एक तो नदियों के नज़दीक था, अर्धशुष्क एरिया था, यहाँ पर बिना नदियों की खेती बाड़ी नहीं की जा सकती थी। जो कैनाल्स हैं उसके जो ट्रेसेस हैं, यानी जो नहरें बनी हुई हैं उसके जो अवशेष मिलते हैं वो बेसिकली शौर्तुगाई अफ़गानिस्तान में मिलते हैं, पंजाब और सिंध के अंदर नहीं मिलते हैं। जो नहरों से सिंचाई का जो मेथड है पंजाब और सिंध का जो एरिया उसमें वो जो खेती क्या कहते हैं नहरों से सिंचाई होने के संकेत नहीं मिले। इसका कारण ये भी माना जा रहा है कि हो सकता है कि ये जो पंजाब सिंध का एरिया बेसिकली रेतीला एरिया था, तो यहाँ पे जो कैनाल्स इस ज़माने में बनी हुई 4000 साल पहले, हो सकता है ओवर ए पीरियड ढक गई हो सकता है फ्लडिंग हो गई हो, तो उसमें वो जो सिल्टिंग होती है यानी जो मिट्टी आती है उसी से वो नहरें दब गई हों। लेकिन अफगानिस्तान के अंदर ये मिलते हैं ट्रेसेस ऑफ कैनाल्स। तो ये माना जाता है पंजाब सिंध में कुएं से खेती भी होती थी, हो सकता है कैनाल से भी होती थी, लेकिन कैनाल के कोई भी अवशेष नहीं मिले। ये भी माना है कुओं से निकाले गए पानी का उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता था। इसके अलावा धोलावीरा गुजरात में पाए जाने वाले जलाशयों, यहाँ पर क्या टैंक्स मिलते हैं, धोलावीरा गुजरात में क्या टैंक्स मिलते हैं, का उपयोग कृषि के लिए पानी के भंडारण के लिए किया जाता है।